मरघट की बेतालनी। ये कवच चित्र है दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। मानकपुर राज्य राजा प्रताप राज करते थे। बहुत मनौती व पूजा पाठ करने के कारण विवाह के ठीक 25 वर्ष बाद उनके यहाँ पुत्र जन्म हुआ। हम प्रभु, तू बड़ा दयालु है। तूने देर ही सही पर मेरी चिर अभिलाषा अवश्य पूरी किया। सारे राज्य में युवराज की खुशी में जगह जगह उत्सव का आयोजन किया। युवराज के जन्म के दूसरे दिन जब राजा प्रताप सिंह दरबार में बैठा था तो रामकृष्ण नाम का एक दोस्त उसके दरबार में आया। महाराज, मैंने सुना आपके यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ है। तुमने ठीक सुना है पंडित जी। महाराज, मैं एक जोशी हूँ। मेरी तीव्र इच्छा है कि नवजात शिशु की जन्म पत्री बनाऊं। यह भी बड़ी खुशी की बात है। युवराज की जन्म पत्री आप ही बनाइए। राजा प्रताप सिंह उसी समय जोशी रामकृष्ण को अपने राजमहल में ले गए। जोशी जी, अब आप अनन्य राजकुमार की जन्म पत्री बनाइए। जो आज्ञा महाराज। जोशी रामकृष्ण उसी समय युवराज की जन्म पत्री बनाने में जुट गया। बहुत देर पश्चात वह जन्म पत्री बना चुका। महाराज, जन्म पत्री राशि अनुसार युवराज का नाम अभय प्रताप सिंह रखा जाएगा। चाहिए? ठीक है, हम आज ही युवराज को इसी नाम से पुकारेंगे। आगे बताइए। महाराज, युवराज अभय प्रताप आगे चलकर बहुत ही भाग्यवान, तेजस्वी और सौंदर्यवान पुरुष बनेगा। उसके रूप को देखकर अनेक राजकुमारियां उसके साथ विवाह करने के लिए लायक रहेंगी। लेकिन आकर एक भविष्य भीषण समस्या उठ खड़ी हुई है। महाराज, कैसे भीषण समस्या राजोशी? महाराज, राजकुमार अभय की भूल कर भी शादी न करना। अगर युवराज की शादी कर दी तो विवाह के फेरे लेते ही विवाह स्थल पर राजकुमार मृत्यु को गले लग जाएगी। भूल कर युवराज का विवाह न करना। यह तो बड़ी अजीब विचित्र बात बताई जोशी जी। महाराज, युवराज की जन्मपत्री में यही लिखा है कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जन्मपत्री कभी झूठ नहीं बोलती। ओह! राज प्रताप सिंह परेशान उठे। उस रात प्रताप सिंह ने महारानी ज्वाला देवी के पास पहुंचे और महारानी उसके चेहरे पर देखकर बोली, क्या बात है महाराज, आपके मुखमंडल पर चिंता की रेखाएं दृष्टिकोण कर रही है। महारानी, एक और हमने पुत्र जन्म बेहद खुशी है। दूसरी ओर हम उसके भाग्य जानकर बहुत दुखी हुए। महाराज, ऐसा क्या है युवराज के नन्हे भाग्य में? महारानी, युवराज का जन्म पत्री बनवाने वाले राजजोशी ने बताया है कि युवराज का विवाह नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजजोशी के अनुसार विवाह की मंगल ध्वनि के बीच युवराज की मृत्यु का विलाप गूंज उठेगा। वो मेरे लाडले के भाग्य की रेखाएं इतनी बुरी हैं, कहकर महारानी पास लेटे युवराज के माथे पर चुंबन अंकित किया। तत्काल आंखों से आंसू उमड़ पड़े। यह देखकर प्रताप सिंह चौंके। यह क्या महारानी, तुम्हारी आंखों में आंसू? महाराज, अपने लाडले की फूटी किस्मत पर रो रही है। महारानी, इस प्रकार आंसू न बहाइए, कायरता की निशानी है। अगर हम आने वाले कल की फिक्र आज आंसू क्यों बहाएं? महाराज, आप पुरुष है, एक नारी की ममता को क्या जाने। महारानी, तुम गलत कह रही हो। तुम्हारी तरह हमारे हृदय में भी युवराज के प्रति अथाह स्नेह है। हमें भी उसके भाग्य के बारे में जानकर दुख है। कहकर प्रताप सिंह पुत्र को छाती से लगा लिया। बीतते समय के साथ पूरी रात से ठाट बाट के साथ युवराज अभय सिंह का लालन पोषण होने लगा। आ मेरे नन्हे छोरे, जल्दी से मेरी गोद में आ सोने। हाँ, इस प्रकार लाड प्यार से पलता युवराज धीरे धीरे बड़ा होने लगा। 20 वर्ष का हो जाने तक चुपके से पंख लगाकर उड़ गए और किसी को पता भी न चला। इतने वर्षों में राजकुमार अभय प्रताप सिंह एक बाका सजीला युवराज बन चुका था। राजकुमार
महारानी, हमारा पुत्र कैसा गबरू जवान हो गया है, कैसा पहाड़ जैसी चौड़ी छाती है इसकी। महाराज, किसी बात को ले बोल बातें बोल कर क्या खुद अपने बेटे को नजर लगाओगे? एक दिन युवराज प्रताप सिंह राजा प्रताप सिंह से बोले, पिताजी महाराज, वन में क्रिकेट खेलने जाना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, हम तुम्हारी शिकार पर जाने का प्रबंध करा देते हैं। पिताजी महाराज, क्षमा करें, मैं किट पर अपने साथ सैनिक की टुकड़ी नहीं ले जाऊंगा। क्या तुम अकेले वन में किट करना जाना चाहते हैं युवराज? हाँ पिताजी महाराज, सैनिकों की छात्र छाया में किट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। तुम्हारे विचार जानकर हमें आप पर खुशी हुई युवराज। तब अभय प्रताप सिंह ने पिता की आज्ञा लेकर राकेट करने अकेला वन में की ओर चल दिया। वन में पहुंचकर उसने सफेद बाघ का शिकार किया। युवराज के एक तीर में बाघ सुरक्षित हार गया। जैसे ही घोड़े से उतर गए, युवराज अभय सिंह मृत बाघ के पास पहुंचा। वाह शिकारी, वाह, क्या अचूक निशाना है तुम्हारा। किसी नारी की आवाज सुनकर अभय प्रताप के तेजी से पलट कर देखा। आप कौन है? मैं कौशलपुर की राजकुमारी भाग्य लक्ष्मी। आपका आपका परिचय? मैं मानपुर राज्य का राजकुमार अभय प्रताप राजकुमारी। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई, आप अकेली इस बियाबान में जंगल में क्या कर रही हैं? मैं भी आपकी तरह इसी वन में आकेट करने आई हूँ राजकुमार। तो आइए राजकुमारी, एक से दो बोलिए और हम दोनों मिलकर आकेट करें। विचार तो अच्छा है राजकुमार। फिर इकट्ठे आकेट करके वन में निकल पड़े। कैसा सजीला युवक है, अगर इससे मेरा विवाह हो जाए तो। राजकुमारी भाग्यलक्ष्मी तो विलक्षण सुंदरी है, अगर यह मेरी पत्नी बन जाए तो। पूरे दिन दोनों साथ मिलकर जंगली जानवरों का शिकार किया। संध्या होने पर अभय सिंह प्रताप राजकुमारी भाग्यलक्ष्मी से कहा, राजकुमारी जी, कुछ ही देर में बाद दिन छपने वाला इसलिए तुम जल्दी से वन से बाहर चली जानी चाहिए। अतः दोनों घोड़े वन से बाहर की ओर आ गए। अच्छा राजकुमारी, विदा। राजकुमारी जी, आपसे विदा लेते पहले आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहती हो राजकुमार? राजकुमारी भाग्यलक्ष्मी, तुम बहुत सुंदर हो। मेरी हार्दिक इच्छा है कि तुम्हारा विवाह मुझसे ही हो। अभय प्रताप की बात सुनकर भाग्यलक्ष्मी ने लज्जा कर पटके झुका ली। राजकुमार, मुझे आपकी पत्नी बनकर खुशी होगी। मेरे विवाह के में मैं नहीं, पिताजी महाराज निर्णय लेंगे। तब ठीक है, हम सिलसिले किस सिलसिले में अपना राजदूत आपके पिताजी के पास भेजेंगे। फिर दोनों एक दूसरे से विदा लेकर अपने अपने राज्य के लिए रवाना हो गए। उसी रात युवराजा अभय प्रताप सिंह अपने कक्ष में लेटा हुआ था। क्या बात है महारानी? युवराज जब से आकेट करके वापस लौटा है, कुछ खोया खोया सा है। क्या सैया पर लेटा हुआ है? पता नहीं राजकुमार को अचानक क्या हो गया महाराज। महारानी, तुम इसी समय युवराज के पास जाओ, जाकर मालूम करो उस पर क्या इस प्रकार क्यों उदास है। जो क्या महाराज? महारानी उसी समय युवराज अभय प्रताप के पास गई। वो युवराज को मेरे यहाँ आने के भान भी नहीं हुआ। एक दिन यह कैसी अवस्था हो गई? युवराज ने। रानी आगे बढ़कर उससे कहा, युवराज बेटे। महारानी का स्वर सुनकर प्रताप की तंद्रा टूटी। माँ, आप? हाँ बेटे, यह पूछने आई थी कि तुम इस प्रकार उदास अपने कक्ष में लेटे हुए हो। क्या कोई दुख है? क्या तुम्हें किसी ने कुछ कहा? माँ, आपको भ्रम हुआ है। न मैं उदास हूँ, न मुझे कोई दुख है, न ही मुझे किसी ने कुछ कहा है। बेटा, तुम हमसे कुछ छिपा रहे हो। तुम्हें हमारी सौगंध जो बात है सच सच बताओ। ओह माँ, आपने अपनी सौगंध देकर ठीक नहीं किया। तो मेरी सौगंध की लाज रखते हुए जल्दी बताओ, तुम इस प्रकार खोए खोए क्यों रहते हो?
महारानी की बात सुनकर अभय प्रताप कुछ सोचने लगा और महारानी को कुछ बताते हुए हिचका रहा था। युवराज मुझे बताता हुआ हिचक रहा है, लगता है युवराज अपने दिल की बात मुझसे इस तरह नहीं बताएगा। महारानी सोच में पड़ गई, मन ही मन अनुमान लगाते हुए युवराज को क्या कष्ट हो सकता है। सहसा उसे ख्याल आया, युवराज की उम्र इस दौर से गुजर रहा है कि अक्सर इस उम्र में युवक को कोई युवती से प्रेम हो जाया करता है। कहीं युवराज को किसी युवती से प्रेम नहीं कर बैठा। यह ध्यान में आती ही महारानी अभय प्रताप से पूछा, युवराज तुम्हें किसी से प्रेम तो नहीं हो गया? महारानी की बात सुनकर अभय प्रताप एक पल के लिए चौंका, फिर नजरें नीची करके बोला, माँ आपका अनुमान सही है। मुझे काश्यप की राजकुमारी भाग्यलक्ष्मी से प्रेम हो गया, मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ, यह बात है। दूसरी ओर कक्ष के बाहर खड़ा राजा प्रताप सिंह बुरी तरह चौंका। युवराज का विवाह कैसे हो सकता है? युवराज को क्या पता कि विवाह करना उसके लिए कितना हितकारी है, अहितकारी। उधर राजकुमारी ज्वाला देवी अभय प्रताप को समझा रही थी, बेटा तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता, तुम्हें अजन्म ब्रह्मचारी रहना है। माँ यह आप क्या कह रही हैं? यह महारानी ने अभय प्रताप को सच बताकर सरासर सफेद झूठ बोलते हुए कहा, बेटा मैं ठीक कह रही हूँ, हमसे तुमसे मनौती के बाद पाया है। तुम्हारे जन्म से पहले हमने देवी माँ से विनती मांगी थी कि यदि हमारे यहाँ पुत्र जन्म लेगा तो हम उसका विवाह नहीं करेंगे और वह उसका कुंवारा रहेगा। माँ यह आपने कैसी पवित्र विचित्र मनौती मांग ली देवी माँ से। खैर फिर भी मैं आपके आदेशानुसार भाग्यलक्ष्मी से विवाह नहीं करूँगा। यह सुनकर महारानी खुश हुई, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद थी बेटा। माँ तुम क्या जानो भाग्यलक्ष्मी किस प्रकार मेरे होशो हवास पर छा चुकी है, मैं चाहकर भी उसे बुला नहीं पाऊंगा। दूसरी ओर कक्ष से बाहर खड़ा प्रताप खुश हो उठा। चलो अच्छा हुआ, युवराज महारानी की बातें मानकर अपने विवाह त्याग का विचार त्याग दिया। अब युवराज के जीवन को कोई खतरा नहीं। उस दिन के बाद अभय प्रताप गुमसुम सा रहने लगा। उसके होशो हवास में राजकुमारी भाग्यलक्ष्मी छाई रहने लगी। वह सोचा करता, भाग्यलक्ष्मी कितना बदनसीब हूँ मैं, जो चाहकर भी तुमसे विवाह नहीं कर सकता। अब वह बहुत दुखी सा रहने लगा। उसके जीवन में एक प्रकार का गुण लग गया। जल्दी ही रूम होकर सिया पर पड़ गया। भाग्यलक्ष्मी वियोग में जाने से तो अच्छा है मर जाऊं। अभय प्रताप मन में जीवन की उमंग तरंग समाप्त हो गई। वह यहाँ तक कि उसे खाना पीना भी त्याग दिया। उसकी यह दशा देख प्रताप सिंह से विचलित हो उठे। उन्हें राजवैद्य को बुलाया। राजवैद्य आप युवराज का नारी निरीक्षण करके बताइए, युवराज को क्या रोग है? जो आज्ञा महाराज। राजवैद्य बड़ी सूक्ष्मता से बेसुध पड़े अभय प्रताप की नाड़ी का निरीक्षण किया। महाराज युवराज की कोई शारीरिक व्यक्ति नहीं है, लगता है कोई मानसिक व्याधि है। और मानसिक व्याधि का उपचार तभी हो सकता है जब यह पता चले रोगी को क्या मानसिक कष्ट है। राजवैद्य युवराज को बोला, क्या मानसिक व्याधि हो सकती है? प्रताप आश्चर्य से राजवैद्य की ओर देखने लगा। तभी अचेतावस्था में अभय प्रताप के मुंह से अस्पष्ट निकला, भाग्यलक्ष्मी। अभय प्रताप के मुंह से निकलने वाले अस्पष्ट शब्दों को सुनकर राजवैद्य चौंका। महाराज यह भाग्यलक्ष्मी कौन है? युवराज अचेतावस्था में उसका नाम पुकारा। भाग्यलक्ष्मी? प्रताप सिंह सोच में पड़ गया। सहसा उसे याद आया, उस दिन अभय प्रताप ने महारानी से जिस राजकुमारी के बारे में बताया था उसका नाम भी भाग्यलक्ष्मी ही बताया था। यदि युवराज इस समय उसी भाग्यलक्ष्मी को याद कर रहा है। महाराज की सोच में पड़ गई। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, आप भाग्यलक्ष्मी को जानते हैं? वैद्य जी मैं भाग्यलक्ष्मी कोशत कोशत पुर की राजकुमारी है का नाम है।
कुछ दिन पहले युवराज अभय प्रताप सिंह ने राजकुमारी भाग्यलक्ष्मी का विवाह विवाह प्रकट करने की इच्छा व्यक्त की थी, जिसने हमने ठुकरा दिया। वो तो राजकुमार की बीमारी का मुख्य कारण यह है। कुछ सोचकर राजवीर ने प्रताप सिंह से कहा। महाराज, अपने कहने पर युवराज ने अपनी इच्छा का गला घोट दिया, पर वह मनुष्य राजकुमारी भाग्य लक्ष्मी की याद नहीं निकाल सकी, जिसके परिणाम स्वरूप युवराज को रोग पकड़ लिया। महाराज, सिर कुछ कीजिए, वरना युवराज की दशा और बिगड़ जाएगी। राजवीर जी, आप ही बताइए, हम क्या करें? महाराज, यदि आप किसी तरह युवराज को इस बात के लिए विश्वास दिला दें कि आप उस विवाह भाग्यलक्ष्मी से करने का तैयार हुआ है, तो वह बात बन सकती है। तब देखना युवराज भल कितनी जल्दी स्वस्थ लाभ प्राप्त करेंगे। ओह, यह कैसे हो सकता है राजवैद्य जी? महाराज, इसे सिवा और कोई चारा नहीं है। ध्यान रखिएगा, यदि 4-5 दिन में युवराज सही स्थिति में हो गई तो युवराज का जीवन से संकट उत्पन्न हो सकता है। महारानी राजवैद्य की बात सुनकर प्रताप सिंह ने महारानी ज्वाला देवी को बताई। तो महाराजा ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे? महारानी, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। इधर देखो उधर कुआं, उधर देखो खाई नजर आ रही है। महाराज, मेरी मानो तो एक बात कहूँ। कहिए महारानी। महाराज, यदि हम युवराज का विवाह करते हैं तो तब युवराज का जीवन पर संकट में है। यदि युवराज का विवाह नहीं करते तो भी युवराज का जीवन संकट में है। तो क्यों न ऐसी अवस्था में हम युवराज की इच्छा पूरी कर दे? तो क्या कौशंबीपुर की राजकुमारी भाग्यलक्ष्मी के साथ युवराज का विवाह कर दें? इसके सिवा और चारा भी नहीं है महाराज। युवराज की दशा अब मुझसे नहीं देखी जाती। ठीक है महारानी, तुम कहती है तो हम यह भी करके देखते हैं। और आज प्रताप सिंह के आदेश पर महारानी ज्वाला देवी ने उसे समय युवराज अभय प्रताप के कक्ष में गई। युवराज, आंखें खोलो, देखो राजकुमारी भाग्यलक्ष्मी तुमसे मिलने आई है। महारानी के शब्द में बेसुध युवराज पर जादू का असर किया। उसने तत्काल ही आंखें खोलते हुए कहा, कहाँ है भाग्यलक्ष्मी? युवराज व्याकुल विचारों से चारों ओर देखने लगा। उसी व्याकुलता को देखकर राजकुमार महारानी ने कहा, अरे पगले, भला बिन ब्याही राजकुमारी भाग्यलक्ष्मी इस महल में कैसे आ सकती है? उठ, उदासी छोड़ और राजकुमारी भाग्यलक्ष्मी से विवाह करने की तैयारी कर। महारानी की बात सुनकर अभय प्रताप को झटके से उठा। क्या आप सच कह रही है माँ? हाँ युवराज, लेकिन आपकी मांगी हुई मनती का क्या होगा? बेटे, मनौती तुमसे ज़्यादा कीमती नहीं है। तुम्हारी खुशी के लिए हम मनौती तोड़ दूंगी। ओ माँ, आप कितनी अच्छी हैं। युवराज खुशी से आवेश में महारानी से लिपट गया। उस दिन स्वस्थ होता चला गया और तब एक दिन उसने प्रताप सिंह से आग्रह किया, पिताजी, महाराज आप शीघ्र ही दूत को कोस कोसतपुर राज्य की कस्तूरी सेन के पास भेजिए। ठीक है युवराज, हम आज ही दूत को कोसमपुर भेज देते हैं। राजा प्रताप सिंह ने उसी समय अपने विशेष दूत को पत्र लेकर कोसतपुर भेज दिया। महारानी, हमने युवराज के विवाह का पत्र देकर दूत को कोसतपुर भेज दिया है। अब देखो क्या होता है। होगा, होना क्या है महाराज, कुछ भी होगा, शुभ ही होगा। और रानी प्रताप सिंह से कहा तो कहा, लेकिन स्वयं आने वाले समय के प्रति चिंतित हो रही थी। दूत कोसतपुर पहुंचा और राजा कस्तूरी सेन का प्रताप सिंह का पत्र दिया। राजा कस्तूरी सेन, हमारा तुम्हारी पुत्री राजकुमारी भाग्यलक्ष्मी के साथ अपने पुत्र का विवाह रचाना चाहते हैं। आप कोई इस बारे में क्या राय है? जल्दी ही यह संबंध स्वीकार कर लो तो हम पर बड़ी खुशी होगी। प्रताप सिंह। पत्र पढ़कर कस्तूरी सेन ने
प्रताप सिंह के दूत से बोला, दूत, हमें तुम्हारे महाराज की बात मंजूर है, जाकर उनसे कहो वे सिरदी विवाह की तैयारियां करें। जोग्य राजन। सुमुहूर्त दुल्हा कर युवराज व प्रताप सिंह बरात सहित कौसंतम भयपुर जा पहुंचा। मंगल ध्वनियों की आवाजों के बीच अब प्रताप सिंह और भाग्यलक्ष्मी एक दूसरे के गले में जयमाला डाली। तत्पश्चात वर वधू के फेरे की रस्में पूरी करने के बाद वेदी के सम्मुख बिठाया गया। रस्म अदा करने के पश्चात अभय प्रताप व भाग्यलक्ष्मी अग्नि के फेरे लेने लगे के लिए उठे। ज्योतिष रामकृष्ण ने कहा, फेरे के पश्चात ही राजकुमार की मृत्यु हो जाएगी। हे भगवान, क्या ज्योतिष की बात सच होगी? प्रताप सिंह के दिल में किसी भावी आकांक्षा के कारण बुरी तरह धड़कने लगा। और दूसरे अभय प्रताप भाग्यलक्ष्मी अग्नि फेरे लेने लगी। भगवान, मेरे इकलौते पुत्र की रक्षा करना, आप कब उसका बाल विवाह करना हो। अभय प्रताप मन ही मन भगवान की इस प्रकार की प्रार्थना कर रहा था। जैसे ही वरवधु ने सातवां फेरा पूरा किया, न जाने कहां से लहराता हुआ एक सर्प वहां आया और उसने तत्काल ही अभय प्रताप को डस लिया। अभय प्रताप को डसने के पश्चात सर्प तत्काल ही वहां से लुप्त हो गया और कोई भी सर्प को देख नहीं पाया। दूसरी ओर अभय प्रताप कराता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। युवराज अचानक, यह क्या हुआ? अभय प्रताप को गिरने से देखकर भय से चिल्ला उठा। जल्दी अभय प्रताप के पास पहुंचा। क्या हुआ बेटे? पिताजी, कहकर अभय प्रताप ने एक हिचकी ली और अगले ही पल उसके प्राण पीकर उड़ गए। हाय, मेरे बेटे को क्या हुआ? लगता है ज्योतिष की भविष्यवाणी सत्य हो गई। प्रताप सिंह अभय प्रताप के शव के गिरकर फुट फुट कर रोने लगा। जहाँ कुछ देर पहले खुशियां का मंगल की ध्वनियां बज रही थी, वहां एक मौत के सन्नाटा छा गया। भाग्यलक्ष्मी की बदलती घटनाक्रम को देखकर स्तंभ थी। भू, हाय मेरे विधाता, मेरे साथ यह क्या क्रूर मजाक किया। सुहागिर मरने से पहले ही मेरा सुहाग छीन लिया। भाग्यलक्ष्मी जहाँ खड़ी थी वहीं बैठ गई और घुटनों पर सिर देखकर फुट फुट कर रो पड़ी। कुछ ही देर रोने के पश्चात भाग्यलक्ष्मी उठी, पिता के पास जाकर बोली, पिताजी महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो बेटी, क्या कहना चाहती हो? तब भाग्यलक्ष्मी ने धीरे से कस्तूरी सेन से कुछ कहा। भाग्यलक्ष्मी की बात सुनकर कस्तूरी हैरत से देखा। यह क्या कह रही हो बेटी? पिताजी महाराज, मैंने जो निर्णय लिया है बहुत सोच समझ कर लिया है। अब आप ससुर जी महाराज के पास जाकर इस बारे में बात कीजिए। वो टूटे हृदय से कस्तूरी सेन राजा प्रताप सिंह के पास गया और महाराज, राजकुमारी भाग्यलक्ष्मी युवराज अभय सिंह के साथ सती होना चाहती है। यह आप क्या कह रहे हैं राजन? मेरे साथ जो हुआ हुआ, लेकिन भाग्यलक्ष्मी के जीवन का आहुति क्यों देना चाहते हैं? यह मैं नहीं, भाग्यलक्ष्मी बहुत समझाया, पर वह अपने फैसले पर अड़ी गए। वह युवराज के साथ सती होने की हट कर बैठी। ओ राजन, तुम बहुत ही किस्मत वाले हो, जैसे सुशील बेटी मिली। जब भाग्यलक्ष्मी की यही इच्छा तो उसे पूरी कर दो राजन। इस प्रथा के अनुसार उसे रात शमशान घाट में युवराज अभय प्रताप की चिता सजाई गई। बेटी, प्रथा अनुसार तुम युवराज चिता के पास अकेला छोड़कर जा रही हैं। एकांत होते ही तुम्हें अपने योग बल अग्नि से प्रज्वलित करने चिता को अग्नि दिखानी है। ठीक है पिताजी महाराज। सब लोग भाग्यलक्ष्मी को मरघट में छोड़कर चले गए। सबके जाने के पश्चात भाग्यलक्ष्मी चिता पर पड़े अपने पति के शिव को अंतिम प्रणाम किया। तत्पश्चात ही उसने अग्नि को आह्वान करने लगी। आहार सुनकर भाग्यलक्ष्मी चौकी, कौन है जो इस प्रकार आठ कर रहा है? फिर तभी उसके सामने प्रेतनी प्रकट हुई। कौन हो तुम? मैं मरघट की बेतालनी हूँ। क्यों आई हो तुम? मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ, यदि तुम चाहो तो अपने पति को पुनर्जीवित कर सकती हो। क्या यह संभव है मरघट की बेतालनी? हाँ, यह संभव है। एक पल में तुम्हारे पति जीवित कर सकती हूँ। मरघट की बेतालनी, तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम मेरे पति को जीवित कर दो। बदले में तुम जो चाहोगी वह तुम्हें दूंगी। ठीक है, तेरे पति को जीवित कर देती हूँ, पर बदले में तुझे
तुझे समय आने पर कुछ मांगूंगी। बेतालनी, मैं तुझे जान देकर भी तुम्हारा इच्छा पूरी करूंगी। अब तुम सिर्फ मेरे पति को जीवित कर दो, लेकिन एक वचन देना होगा। तू मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगी। मैं वचन देती हूँ। अगले ही पल बेतालनी ने अपने हाथ की उंगली को चबा डाला और चबाने से उंगली में रक्त गिरा। उंगली से रक्त टपकते बेतालनी ने उसे अभय प्रताप के शव के मुंह पर लगाया। जैसे ही बेतालनी ने रक्त मुंह पर अभय प्रताप खुले मुंह पर गिरी, बेतालनी अदृश्य हो गई। मैं कहा हूँ, ओह, युवराज जीवित हो गई। अगले ही पल अचेत होकर अभय प्रताप उठकर बैठ गया और अब महालक्ष्मी से पूछा, मैं यहाँ मरघट में कैसे आया भाग्यलक्ष्मी? यह एक लंबी कहानी है युवराज। तब भाग्यलक्ष्मी ने अभय प्रताप के निधन की सारी बात बताई और उसे बेतालनी की बात छिपा गई। भाग्यलक्ष्मी की बात जानने के पश्चात भाग्यलक्ष्मी, आप जल्दी से मुझे यहाँ से चलो। मेरी मृत्यु के शोक में पिताजी महाराज न जाने की ऐसी दशा होगी। और अभय प्रताप से चिता से उतरकर भाग्यलक्ष्मी के साथ कौशलपुर की ओर चल दिया। जब वे दोनों कौशलपुर राज्य में पहुंचे तो अभय प्रताप को जीवित देखकर प्रताप सिंह और कस्तूरी सेन हैरत से रह गई। बेटा, तुम जीवित हो? हाँ पिताजी महाराज। अभय प्रताप पुनर्जीवित होने की सूचना पाकर सारे कौशलपुर में हर्ष की लहर दौड़ गई। दूसरे दिन प्रातः ही मन मयूरजी सेन भाग्यलक्ष्मी अभय प्रताप सिंह के साथ विदा किया। जाओ बेटी, अपने पति के साथ सदा सुखी रहो। भाग्यलक्ष्मी मानपुर आकर अभय प्रताप के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। कुछ ही माह में एक अभय प्रताप से बोली, स्वामी, मैं माँ बनने वाली हूँ, क्या सच? ठीक 9 महीने बाद भाग्यलक्ष्मी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। भाग्यलक्ष्मी, आज तुम्हें एक अनमोल उपहार दिया है। नन्हे युवराज के जन्म की खुशी में सारे मानपुर राज्य में खुशियां मनाई गई। पूरे दिन जगह जगह उत्सव मनाए गए। रात्रि को होने पर जब लोग थकार कर सो गए, भाग्यलक्ष्मी सो रही हो या जाग रही हो, भाग्यलक्ष्मी ने आंखें मूंदे लेटी थी। तभी प्रेतनी की आवाज़ सुनकर उसे तत्काल आंखें खोली और सामने प्रेतनी को खड़ा देख हैरत से उछल पड़ी। बेतालनी, तुम? हाँ, मैं आज तुमसे कुछ मांगने आई हूँ। बेतालनी, मैं तुम्हें वचन दे चुकी हूँ, तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें वही दूंगी। अतः मांगो, क्या मांगती हो? मुझे तुम्हारा नवजात पुत्र चाहिए। क्या? हाँ, मैं तुम्हारा नवजात पुत्र चाहिए। लाओ, इसे मुझे दे दो। यह कैसे हो सकता है बेतालनी? मैं तुम्हें अपना पुत्र कैसे दे सकती हूँ? सोच लो, यदि तुमने अपना पुत्र नहीं दिया तो तुम्हारे पति को पुनः मार दूंगी। नहीं, ऐसा नर्त न करना बेतालनी, मेरे पति को नहीं मारना। मैं तुम्हें अपना पुत्र देती हूँ। हाँ हाँ, अब आई ना रास्ते पर। अब किसी की तरह मैं अपने दिल पर काबू करके भाग्यलक्ष्मी ने कमजोर अपने जिगर के टुकड़े को बेतालनी को थोप दिया और अब अगले ही पल बेतालनी अदृश्य हो गई। यह देखकर हाय मेरा लाल, भाग्यलक्ष्मी संज्ञा से गिरकर फूट फूट रोने लगी। सुबह अब अवतार ने भाग्यलक्ष्मी के कक्ष में आया। भाग्यलक्ष्मी, हमारा बेटा कहाँ है? भाग्यलक्ष्मी का स्पर्श पाकर भाग्यलक्ष्मी सिर उठा, हा हा हा, यह क्या? भाग्यलक्ष्मी पागलों की तरह हंस रही है। परंतु तुरंत दौड़ा दौड़ा प्रताप सिंह के पास पहुंचा। क्या होगा युवराज, तुम्हारे चेहरे पर हवाई क्यों उड़ी हुई है? पिताजी महाराज, बात ही कुछ ऐसी है। भाग्यलक्ष्मी नवजात पुत्र अपने स्थान से गायब है। भाग्यलक्ष्मी पागलों की तरह हताश किए जा रही है। ओह, यह क्या विपदा पड़ी? प्रताप सिंह सोच में पड़ गया। कुछ सोचकर अभय प्रताप से बोले, युवराज, तुम इसी समय पंचाल वन में कंदल ऋषि के पास जाओ। वे भूत वर्तमान भविष्य के बारे में जानते हैं। साथ ही वे भी जड़ी बूटियों के ज्ञान भी रखते हैं। वे हमारी समस्या का हल कर सकते हैं। ठीक है पिताजी महाराज, मैं भी पंचाल वन जाता हूँ। पंचाल वन में पहुंचकर कंदल ऋषि से मिला। उसने अपनी समस्या बताई। सारी बात सुनकर कंदल ऋषि ने कहा, युवराज, तुम्हारे पुत्र को मरघट की बेतालनी भाग्यलक्ष्मी से ले गई।
लेकिन भाग्यलक्ष्मी ने अपना पुत्र उसे क्यों दिया ऋषिवर? युवराज, मैं तुम्हें प्रारंभ से सारी बात समझाता हूँ, सुनो। अपने विवाह के पश्चात जब तुम मर गए थे तो भाग्यलक्ष्मी ने तुम्हें सब के साथ सती होना चाहती थी। तब मरघट की बेतालनी भाग्यलक्ष्मी से भेंट बेतालनी से हुई। बेतालनी ने तुम्हें पुनर्जीवित कर दिया। उसी उपकार का बदले बेतालनी ने भाग्यलक्ष्मी से उसे पुत्र को ले गई। ऋषि और बेतालनी मेरे पुत्र का क्या करेंगे? युवराज, मरघट की बेतालनी बहुत क्रूर है। वह हर वर्ष नवजात शिशु का खून पीती है। कल उसने तुम्हारे नवजात पुत्र का रक्त पान किया है। क्या? मैं ठीक कह रहा हूँ युवराज? यही नहीं, बेतालनी ने 7 वर्षों तक तुम्हारे होने वाले अन्य 7 पुत्रों को भी इसी प्रकार खून पिएगी। अभय प्रताप चिंता में डूब गया। कुछ देर सोचकर कंदन ऋषि से बोला, ऋषि, क्या मरघट की बेतालनी का छुटकारा पाने का कोई उपाय है? उपाय तो है युवराज। तो तब ऋषि, जैसे ही आप मुझे मरघट की बेतालनी से छुटकारा दिलवाइए। ठीक है युवराज, मैं अभी मरघट की बेतालनी को यहाँ बुलाता हूँ। और कंदल ऋषि ने तुरंत ही अग्नि प्रज्वलित किया। मरघट की बेतालनी हाजिर हो। अगले ही पल, कंदल ऋषि, तूने मुझे क्यों याद किया? बेतालनी, तूने आज बहुत से नर शिशुओं का रक्तपान किया है, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। परंतु आज तूने आदेश देता हूँ कि आज के बाद तुम युवराज अभय प्रताप सिंह की संतान का रक्त नहीं पिएगी। हाँ हाँ, यह कैसे हो सकता है? मान जा बेतालनी, मेरी बात मान जा। नहीं, कभी नहीं। बेतालनी की हट देख कर कंदल ऋषि ने झपट कर बेतालनी की गर्दन पकड़ ली। ले दुष्टाचारी, अब अपनी हट का परिणाम भुगत। अरे! और अगले ही पल बेतालनी चीखती रही, जलकर राख हो गई। तब अभय प्रताप कंदल ऋषि से विनती की, ऋषि, और आपने बेतालनी से तो छुटकारा दिला दिया, मेरी पत्नी का पागलपन भी दूर करने का कोई उपाय कीजिए। कंदल ऋषि ने एक जड़ी बूटी देते हुए कहा, युवराज, इस जड़ी को भाग्यलक्ष्मी के मस्तिष्क पर स्पर्श कर देना। ऐसा करते ही भाग्यलक्ष्मी का पागलपन दूर दूर हो जाएगा। जैसी आपकी आज्ञा ऋषिवर। फिर ऋषिवर ने वहां से चली गई और मानकपुर लौट कर ऋषि के द्वारा बताए अनुसार किया। जड़ी बूटी के स्पर्श से ही पागलपन समाप्त हो गया। अभय प्रताप भाग्यलक्ष्मी के साथ प्रसन्नतापूर्वक रहने लगा। एक दिन, स्वामी, एक खुशखबरी है, मैं पुनः मां बनने वाली हूँ। उसी समय पर भाग्यलक्ष्मी ने चांद से बच्चे को जन्म दिया। उसके बाद भाग्यलक्ष्मी ने 6 पुत्रों को उत्पन्न हुए और अभय प्रताप अपने परिवार के साथ खुश था। समाप्त दोस्तों।